नमस्कार, वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना निशा सिंह। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 5 और 6 बताने का कोशिश करूंगी। तो आइए इसको देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे अम्ल के बारे में बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है इस बुक में कि वैसा पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो। ध्यान रखेंगे, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये कभी कभी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो वैसा पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा हो और उसमें अम्ल पाया जाता है और ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रवृत्ति अम्लीय होती है। ये अम्ल की जो है वो पहचान बता रही है ये, तो याद रखेंगे। जैसे कि दही, नींबू का रस, सिरका आदि। एसिड शब्द जो है इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे कि एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एशियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। ये आगे देखेंगे कि क्षारक वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन के जैसा लगता है, क्षारक कहलाता है। और इन पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होती है, जैसे कि खाने का सोडा, बेकिंग सोडा आदि। अब सूचक क्या है, तो अम्ल और क्षार के बारे में आपको पता है कि कुछ सूचक हैं जिस पे हम लोग प्रतिक्रिया करा के ये बता सकते हैं कि इसकी प्रवृत्ति अम्लीय है या क्षारकीय है, तो उसी पदार्थ को सूचक कहते हैं। तो कोई ऐसा पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के अम्ल या क्षार होने की पहचान की जाती है, सूचक कहलाती है। जैसे कि हल्दी, लिटमस, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ आदि कुछ प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सूचक हैं। याद रखेंगे, यहाँ से कुछ पूछ सकता है। हम लोग अभी तक लिटमस पत्र के बारे में जान रहे थे फ्रिक्वेंटली, बट यहाँ पे हल्दी भी इसका सूचक है, गुलहड़ की पंखुड़ियाँ भी इसका सूचना देती है। आगे देखेंगे कि किस तरह से अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ ये अपना रंग चेंज करते हैं, क्वेश्चन बनते रहता है। चलिए आइए देखते हैं कि कुछ खाद्य वस्तुओं में जो अम्ल पाए जाते हैं और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का जो डंक है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू कुल के जो फल होते हैं जैसे कि संतरा, नींबू आदि, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। एकदम याद रखेंगे, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, ये टेबल है, पूछा जाता है अक्सर। आंवला, सिट्रस फल, इसमें स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आंवला खट्टा है, याद रखेंगे। आप ऊपर में देख रहे हैं कि नींबू वगैरह में जो है वो आपको साइट्रिक अम्ल पाया जा रहा है, लेकिन जो आंवला है वहाँ पे स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और फंस जाएंगे। आपको याद होगा, अगर स्वाद के अनुसार आप याद कर लेंगे तो आप साइट्रिक एसिड लगाकर चले आ जाएंगे, बट आंवला और सिट्रिक्स फल में जो है स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, याद रखेंगे। इमली, अंगूर और कच्चे आम आदि में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सारे ये जो चार्ट है एकदम याद रख लीजिएगा, एकदम क्वेश्चन दिखेगा कहीं भी आप एग्ज़ाम देंगे। जैसे अभी आने वाला एडीओ है, दरोगा है, सीजीएल है, कहीं भी आप देंगे यहाँ से क्वेश्चन एक दिखेगा ही दिखेगा। साथ में यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो तत्व, जो खाद्य पदार्थ है, इनमें जो ये अम्ल पाया जाता है ये प्राकृतिक अम्ल है। ये सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे कि विभिन्न पदार्थों में क्षार भी पाया जाता है। अब वो कौन कौन सी क्षार होती है, अभी तक अम्ल से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते रहता है, लेकिन क्षार से कहीं कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो पदार्थ का नाम देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा क्षार पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। जैसे कि चूना का पानी, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार पाया जाता है। खिड़की के कांच आदि को साफ करने के लिए जो मार्जक बनाया जाता है, जो साबुन होता है या डिटर्जेंट होता है, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। साबुन, हमारा जो साबुन है जिसको कि हम नहाने और कपड़ा वगैरह धोने में यूज़ करते हैं, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है और दोनों की प्रकृति अलग अलग है, जिसको आगे देखेंगे। जैसे कि नहाने के साबुन में पोटेशियम का यूज़ किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है और हार्ड स्किन वगैरह पे हार्ड इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। और जो धोने का साबुन होता है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दूध या मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे लिटमस के बारे में आपको जानना होगा, एक प्राकृतिक सूचक है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जो बार बार देखने को मिलेगा। जैसे कि लिटमस सामान्य रूप से उपयोग में किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन या सैक से निष्कर्षित या बनाया जाता है। यह सामान्यतः लाल और नीले रूप में मार्केट में अवेलेबल है। आसुत जल में इसका रंग जो है वो माव यानी कि नीलोष्म होगा
अम्लीय विलयन में इसका रंग लाल हो जाता है और क्षारीय विलयन में इसका रंग नीला हो जाता है। अब अम्ल और क्षार से संबंधित यहाँ क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि लिटमस पत्र का जो है वो अम्लीय विलयन में कैसा रंग आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट कर लेंगे, जैसे कि अम्लीय में एल ल आ रहा है, इसी से आप इसको कनेक्ट कर लेंगे। जनरली याद नहीं रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में प्रेशर की वजह से, तो लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि अम्लीय में भी ल आ रहा है और यहाँ पे लाल रंग में भी ल है। तो इस को कनेक्ट करके अगर आप याद रख लेंगे तो फिर गलत नहीं होगा। क्षार वाला तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि नीला होगा। फिर जब अम्ल से इसका रंग लाल हो रहा है तो क्षार से नीला ही होगा। तो एकदम याद रखिएगा, ये पूछता है और छोटा सा है, बेसिक है, बट यहाँ पे कंफ्यूजन में लोग गलत करके चले आ जाते हैं। यह विलयन जो है, यह जो लिटमस है वो 2 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है। आपको ये विलयन के रूप में भी मिलेगा और कागज़ की पट्टियों के रूप में भी मिलेगा। अभी तक हम लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ था कि ये जो लिटमस पत्र है वो कागज़ के पट्टियों के रूप में ही मार्केट में अवेलेबल है, बट एनसीईआरटी क्लास 5 में ये बताया जा रहा है कि यह जो लिटमस है वो विलयन फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल है। अगर आयोग जो है वो क्वेश्चन बनाए और एनसीईआरटी पे ध्यान दे इस 7 वाले क्लास पे और आपसे पूछ ले कि लिटमस जो है वो मार्केट में किस फॉर्म में अवेलेबल है, तो हम लोग के दिमाग में तो यही है कि पत्र के तौर पे मिल रहा है, तो हम लोग कागज़ के पट्टी के तौर पे लगा के आएंगे और विलयन को इग्नोर कर देंगे और हमारा वहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है, इसको हाईलाइटेड करके याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि हल्दी के द्वारा क्षार के प्रभाव के कारण लाल दिखने लगता है। हल्दी में जो है वो क्षार होता है, उसमें अगर हल्दी पर अगर क्षार से प्रतिक्रिया होती है तो वहाँ कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारे कपड़ा वगैरह पे हल्दी का दाग लगा है और आप उसको डिटर्जेंट में डालेंगे तो वो कलर जो है चेंज हो जाता है, वो पीला से सीधे लाल हो जाता है। तो क्यों कि इसके कारण होता है, तो ये जो डिटर्जेंट में हमारा क्षार अवेलेबल है उसके इफेक्ट की वजह से होता है। तो इसको भी याद रखेंगे, कई बार पूछा है ये भी। गुलहड़ के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को जो है वो गहरा गुलाबी बनाता है। गुलहड़ का फूल यानी कि जिसको हम लोग गुड़हल का फूल कहते हैं, जो कि माता रानी पे जनरली चढ़ाया जाता है हिंदू धर्म में, वही गुलहड़ का फूल है। ये सूचक है, प्राकृतिक सूचक है। अम्ल में अगर इसको डाला जाए तो इसका जो कलर है वो गहरा गुलाबी या मैजेंटा जो है वो हो जाएगा। अगर क्षार वाले विलयन में डाला जाए तो इसका रंग हरा हो जाएगा। याद रखेंगे, लिटमस पत्र से तो अभी तो देखे हैं आप कई बार, आगे हो सकता है आपको ये सब देखने को मिल जाए क्योंकि एनसीईआरटी ये बता रही है। एक और यहाँ पे प्राकृतिक सूचक है जिसका नाम हम लोग फिनोल्फ्थेलिन के नाम से जानते हैं। यह क्षारकीय विलयन में गुलाबी कलर जो है वो देता है और अम्लीय विलयन में ये रंगहीन हो जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। फिनोल्फ्थेलिन नामक सूचक जो है क्षारकीय विलयन में गुलाबी और अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है। अब एक टर्म आता है उदासीनीकरण। ये क्या है? तो जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो यहाँ पे ऊष्मा के साथ लवण और जल निर्मित होता है और वो जो भी अम्ल और क्षार है वो दोनों के कि जब अम्ल और क्षार जो है वो एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करता है तो उससे जो अभिक्रिया होती है उसी को उदासीनीकरण कहते हैं। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा के साथ लवण और जल जो है वो निर्मित होता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके साथ जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है, अगर इसकी रिएक्शन कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है इसका निर्माण होगा। साथ में जल और ऊष्मा का भी यहाँ पे निर्माण होता है। तो ये जो समीकरण है याद रखिएगा, कभी कभी ये डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है, पूछ लेगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराया जाए तो किस चीज़ का यहाँ पे निर्माण होगा? तो सोडियम क्लोराइड, जल तथा ऊष्मा का होगा। बीपीएससी इसका क्वेश्चन जो है अक्सर पूछते रहती है। आगे देखेंगे कि दैनिक जीवन में आप देखेंगे कि ये उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब कब आपके सामने उभर कर आता है। जैसे कि अगर किसी को भोजन पच नहीं रहा है यानी अपच की बीमारी हो गई है तो अमाशय में HCl जो है वो पाया जाता है। अगर HCl का निर्माण ज़्यादा होने लगता है तो वो वहाँ पे अपच की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब ये HCl यानी कि अम्ल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वो एक बाहर से एक मेडिसिन यूज करते हैं जिसमें कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नामक क्षार
होता है और वहाँ ये हमारे पेट के अंदर जाकर ये HCl को कंट्रोल करता है और इससे हमारी अपच की जो समस्या है वो दूर होता है। आगे देखेंगे चींटी का डंक। चींटी के डंक पे फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सबको पता है। अगर इसका डंक किसी ह्यूमन बॉडी में चला जाए तो काफ़ी तेज़ जलन वगैरह होने लगता है। तब उस समय अगर आप उस चींटी के काटे हुए स्थान पर खाने का सोडा जिसमें कि सोडियम बाइकार्बोनेट या कैलेमाइन विलयन को उपयोग करते हैं या रगड़ते हैं, जिससे कि तो वो जो जलन है वो कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये साथ में उपचार भी है यहाँ पे। आगे देखेंगे अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्यों होती है? तो जब जल में अम्ल की मात्रा अधिक होता है तब अम्ल वर्षा होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं और इसकी जब अधिकता बढ़ती है तो ये पानी के साथ मिलकर, वर्षा जल के साथ मिलकर धरती पे आने लगता है, तो इसी को वर्षा, ये अम्ल वर्षा कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। पूछा जा सकता है कि अम्ल वर्षा के दौरान CO2 के द्वारा किस तत्व का निर्माण किया जाता है? तो ये है कार्बोनिक अम्ल का, ये ध्यान रखेंगे। बाकी तो इधर पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब देखेंगे मृदा उपचार, एक टॉपिक है यहाँ पे। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पादपों की वृद्धि के लिए वो अच्छी नहीं होती है, पादपों का वृद्धि जो है अवरुद्ध होता है। तो ऐसे में इनके अम्लीय और क्षारीय वाले जो गुण है उसका उपचार करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो मृदा अगर अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तब बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है वो कहीं इधर ही BPSC के द्वारा पूछा भी गया था कि अम्लीय जो मृदा है उसके उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में अगर बुझा हुआ चूना है या बिना बुझा हुआ चूना है तो दोनों के साथ आप जा सकते हैं। आगे देखेंगे कि अगर अत्यधिक क्षारीय हो जाती है कोई मृदा तो वहाँ पे हम लोग जैव पदार्थ यानी कंपोस्ट खाद का उपयोग करते हैं। जैव पदार्थ मृदा में अम्ल निर्मुक्त करता है जो क्षार की प्रकृति को उदासीन कर देता है। अब कुछ यहाँ पे देखेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ये क्या होता है? तो पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी कि इसके रासायनिक गुणों पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, बट इसके भौतिक गुणों में चेंज हो जाएगा। जैसे कि कागज़, अगर कागज़ को आप फाड़ेंगे तो क्या रासायनिक उसका गुण चेंज होगा? नहीं, केवल उसका अमाप चेंज होगा, यानी उसका आकार चेंज होगा, यानी भौतिक गुण प्रभावित होगा, इसीलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है, यानी कि आप एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाकर पुनः पहले वाले पदार्थ को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तन से कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जैसे कि कागज़ के टुकड़े या चीनी में अगर पानी को घोले तभी ये भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगर आप जो हमारे जो ये विलयन है चीनी और पानी का, तो अगर उसमें से जल निकाल देंगे तो आपको चीनी का कण मिल जाएगा, तो कुछ भी नया पदार्थ नहीं बना, इसलिए इसको भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब आइए रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक पदार्थ कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, जैसे कि भोजन का पचना, फलों का पकना, जंग लगना आदि। नए पदार्थ के निर्माण के अलावा रासायनिक परिवर्तन में निम्नलिखित घटनाएं देखने को मिलता है, और क्वेश्चन बनेगी यहाँ से कि रासायनिक पदार्थ में ये अभिक्रिया में नया पदार्थ का तो निर्माण होता ही होता है, साथ में और क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं यहाँ पे। तो ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का यहाँ पे आप उत्सर्जन देखेंगे या अवशोषण देखेंगे। ध्वनि उत्पन्न होगा यहाँ पे जब ये रासायनिक प्रतिक्रिया होगी। गंध में परिवर्तन होगा या नए गंध वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और किसी गैस भी वहाँ पे आपको अलग से बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बन सकता है। रासायनिक परिवर्तन के कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं जहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है आयोग बनाते रहती है, खासकर BPSC PT वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला है। जैसे कि अगर मैग्नीशियम को जलाया जाए तो यह चमकदार श्वेत पदार्थ जो है वो उत्पन्न करता है, साथ ही मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और ये BPSC PT में कहीं पूछा गया था।
ये इसका इक्वेशन है, याद रखेंगे कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जा रहा है तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। अगर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा, जो कि एक क्षार है। आगे देखेंगे दूसरा अभिक्रिया यहाँ पे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिसको कि हम लोग नीला थोथा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, रेलवे वगैरह में बनते रहती है कि नीला थोथा को क्या कहते हैं या कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे कि फेरस सल्फेट को भी अलग से नाम से जाना जाता है, उसी तरह से बहुत सारे इस तरह के 2-3 नाम हैं जो कि याद रखना होगा। यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर सल्फेट में जल तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाने पर तैयार विलयन में क्या क्या होता है। अगर कील या ब्लेड इस विलयन में डाला जाए तो अभिक्रिया कर आयरन सल्फेट का निर्माण होगा। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर पर तथा तांबे की परत के कारण होता है। जब कील आप डाल रहे हैं इस विलयन में, जो कि कॉपर सल्फेट का है, जिसमें जल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें अगर कील आप ब्लेड आप डाल रहे हैं तो आयरन सल्फेट का निर्माण होता है। तो वही बता रहा है कि इस पे जो लोहे की कील है उस पे जो भूरा निक्षेप है वो क्या है, तो वो कॉपर की परत है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड तथा चूने के पानी के बीच अभिक्रिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड चूने का पानी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, साथ में जल का निर्माण होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही जब चूने की दीवार पे सफ़ेदी की जाती है तो उसका रंग जो है वो उजला आपको देखने को मिलेगा, या पानी का जो रंग है वो उजला देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा इसका रंग दूधिया हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चूने के पानी का रंग दूधिया क्यों होता है, तो CO2 के प्रवाह के कारण होता है। दूधिया रंग का होना CO2 का मानक परीक्षण है, यानी कि CO2 उसमें प्रवाहित हो रहा है, ये वहाँ पे बता रही है। लोहे में जंग लगना, तो लोहा अगर ऑक्सीजन के उपस्थिति में नमी के साथ जो है संपर्क में आती है तो जंग लगता है, उस पर एक नए प्रकार के पदार्थ तत्वों का वहाँ निर्माण होता है जिसको कि आयरन ऑक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल या जलवाष्प का होना जो है वो जरूरी है। यहाँ पे जंग रोकने के लिए पेंट या ग्रीस की परत चढ़ाया जाता है। एक अन्य उपाय के तहत लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता जैसी धातुओं की पतली परत चढ़ा दी जाती है। स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीशियम जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। ये नोट्स है, इसको याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन बनते रहती है यहाँ से। अब देखेंगे क्रिस्टलीकरण यहाँ पे क्या है, तो किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन है, जैसे कि कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर सल्फेट क्रिस्टल प्राप्त करना। तो ये रहा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो क्लास 5 और 6 से संबंधित है। अब इस पे आधारित कुछ यहाँ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी, तो यह लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जो कि एसियर है। एसियर नामक जो शब्द है लैटिन में, उसी से एसिड की उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ खट्टा होता है। यहाँ पे पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन कि आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो वो एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तब यह किस पदार्थ के निर्माण के कारण दूधिया रंग में परिवर्तित हो जाता है, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। भौतिक पदार्थ या चौथा क्वेश्चन है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का कौन सा गुण प्रभावित नहीं होता है, तो वो रासायनिक गुण प्रभावित नहीं होगा। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण जो है वो ही प्रभावित होता है, रासायनिक गुण पे उसका कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है, तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे सातवां क्वेश्चन जो है वो है कि लिटमस पत्र का रंग क्षारीय विलयन में किस रंग का हो जाता है, तो यह नीला होता है। गुलहड़ का फूल अगर किसी विलयन के साथ हरा रंग प्रदान करता है तो वो विलयन किस प्रकार का होगा, तो अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे, तो वो
क्षारीय हो जाता है, याद रखेंगे। फिनाल्फ्थेलिन नामक सूचक अम्लीय विलयन के साथ कौन सा रंग प्रदान करता है यहाँ पे, तो ये जो है वो रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये रंगहीन हो जाएगा। मैग्नीशियम को जलाने पर चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी कई जगह देखने को मिल चुका है। आगे देखेंगे कि जंग का रासायनिक नाम क्या है, तो जंग को हम लोग आयरन ऑक्साइड के तौर पे जानते हैं, ये याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन ये भी देखने को कई बार मिला है। आगे देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन है ये कि कॉपर सल्फेट को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है, तो इसको नीला थोथा के नाम से जाना जाता है। तो होप कि आपको ये प्रयास बेहतर लग रहा होगा। ये सारे फैक्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिक समझ के इग्नोर ना करें। आपको क्वेश्चन 1-2 कोई हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।